नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। और आज तारीख है 1 दिसंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस समय बांग्लादेश लगातार भारत से एक डिमांड कर रहा, और ये डिमांड बांग्लादेश की नज़र में देखा जाए तो बिल्कुल सही भी है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत बांग्लादेश की इस डिमांड को पूरा नहीं कर सकता और यहीं से भारत और बांग्लादेश के बीच फिर से टेंशन बढ़ने वाली है। तो ये टेंशन क्यों बढ़ेगी, क्या बड़ी वजह है, इसके बारे में भी आपको डिटेल पता चलेगा। और साथ इस समय नेतन्याहू ने बाकायदा माफी मांग ली है, लेकिन इस माफी में भी डोनाल्ड ट्रंप की धमकी छुपी हुई है। तो क्या नेतन्याहू को माफ किया जाएगा, या फिर नेतन्याहू अब जेल जाएगा, या फिर बीच का कोई रास्ता निकाला जाएगा? इस खबर को जब आप जान लेंगे तो जानने के बाद आपको आज बहुत सारी जियोपॉलिटिकल चीजें पता चलेंगी। और साथ इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि इस समय यूएई यानी दुबई ने फिलिस्तीन की पीठ में ऐसा खंजर भोंका है कि ये खबर हर एक मुसलमान के लिए, हर एक इंसान के लिए, मुसलमान जो मैंने बोला उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, यह मामला मुसलमान का है ही नहीं, हर एक इंसान के लिए जानना बिल्कुल ज़रूरी है। और साथ इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि फिलिस्तीन के लिए इस समय कुछ बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। तो ये बड़ी अपडेट क्या है, इससे क्या फिलिस्तीन को फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इसराइल के हमले कितने हैं, ये भी आपको पता चलेगा। यानी यकीन मानिए आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ। सबसे पहली, सबसे बड़ी और मिडिल ईस्ट की जो सबसे हाईलाइटेड खबर है वो है कि नेतन्याहू ने फाइनली माफ़ी मांग ली है। लेकिन ये माफ़ी किससे मांगी, क्यों मांगी, क्या वजह है, जब तक आप इसको नहीं जानेंगे तब तक ये खबर आपके लिए अधूरी है। दरअसल नेतन्याहू के ऊपर 6 सालों से करप्शन यानी भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं। अब 6 साल से भ्रष्टाचार के मामले में नेतन्याहू को बार बार पेश होना पड़ रहा है, और बार बार पेश होने का मतलब है कि रोज कोर्ट में नए नए खुलासे हो रहे हैं। जितने भी खुलासे हो रहे हैं वो खुलासे कहीं ना कहीं नेतन्याहू के फेवर में नहीं है। यानी भले ही कोर्ट कचहरी के चक्कर में देर लग रही, लेकिन ये बात कंफर्म है कि आज नहीं तो 2-3 साल बाद मामला बढ़ेगा, और बढ़ने के बाद फैसला जो होगा वो नेतन्याहू के हक में नहीं होगा। नेतन्याहू को सजा भी होगी, नेतन्याहू की कुर्सी भी चली जाएगी, और मैं भी वहाँ के कानून के हिसाब से अगर भ्रष्टाचार ज़्यादा हो गया है तो नेतन्याहू आने वाले टाइम में कभी चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। अब ये बात जब नेतन्याहू को पता चली तो शुरुआत के 1-2 साल तो नेतन्याहू ने, फिलिस्तीन की जंग चल रही है, गाजा से जंग चल रही है, लेबनान से अटैक हो रहा, सिक्योरिटी थ्रेट है, बीच में हूती के नाम पे भी 2-4 सुनवाइयाँ टाल दी नेतन्याहू ने, बीच में ईरान ने जब मारा था तब भी इन्होंने टाल दिया और कहा कि भाई साहब हम कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकते, सुनवाई थोड़ी सी टाल दी जाए, बाद में सुनवाई की जाए, क्योंकि अभी हमारी जान को खतरा है, हम प्रधानमंत्री हैं, लोग हमारी जान लेने के पीछे पागल हैं। ये तमाम चीज़ें करते कराते साल 2025 भी नेतन्याहू ने काट दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि गाजा के साथ तो हो गया है सीज फायर, हिजबुल्लाह के साथ भी सीज फायर हो ही चुका है, हूतीज अब हमला कर नहीं रहे, इधर ईरान कुछ कह नहीं रहा, तो कोर्ट कचहरी वहाँ की जो है वो सामान्य तरीके से चल रही है, और टाइम टू टाइम नेतन्याहू की पेशी भी हो रही है। अब इसी बात को लेकर नेतन्याहू के मन में एक डर बैठा हुआ है कि अगर पेशी होती रही तो आज नहीं तो कल मुझे सजा भी सुना दी जाएगी। तब नेतन्याहू ने बात की डोनाल्ड ट्रंप से कि भाई साहब क्या किया जाए, अगर मैं कुछ बोलूँगा तो मैं बुरा बन जाऊँगा, लेकिन तुम अगर कुछ बोलोगे तो तुम तो हमारे देश के लिए अब्बा हो, अगर तुमने कुछ बोला तो हमारा पूरा देश तुम्हारी बात मानने को मजबूर है। अब ये बात जब डोनाल्ड ट्रंप सुनते हैं तो चोर चोर मौसेरे भाई, डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन घुमा दिया वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं। असल में संविधान को बदलने की ताकत राष्ट्रपति के पास ही होती है, बात हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग, उनसे बातचीत करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे कहा कि अगर आपसे नेतन्याहू माफ़ी मांगे तो आपको माफ़ कर देना चाहिए, चूँकि नेतन्याहू बेहद ही अच्छे नेता है, बेहद सुलझे व्यक्ति के आदमी हैं, बेहद शांत स्वभाव के आदमी हैं, आपको इनसे दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए, इनको माफ़ कर देना चाहिए, चूँकि नेतन्याहू जैसे नेता की पूरे इजराइल को ज़रूरत है। ये बात आज से ठीक 1 महीने पहले या फिर उससे भी कम में ट्रंप ने बोली थी इसाक हर्जोग को फ़ोन करके, और ये बात बाकायदा अलग अलग न्यूज़ चैनल पे उस टाइम छपी भी थी। अब इसी के ठीक 1 महीने बाद नेतन्याहू ने अपने राष्ट्रपति से लिखित में
अपने वकील के जरिए, नेतन्याहू के वकील का नाम है अमित हादद, अमित हादद के जरिए बाकायदा 111 पेज का एक अपॉलजी लेटर यानी एक माफ़ीनामा पत्र राष्ट्रपति हरजोग को भेजा है और कहा है कि भाई साहब, हमारे ऊपर जो भी करप्शन के चार्जेस चल रहे हैं वो 6 साल से लगातार चल रहे हैं, अभी तक मुझे कोई सज़ा नहीं सुनाई गई। इस वजह से आप कोर्ट को ये आदेश दे दें कि अब हमारे ऊपर कोई भी चार्ज न लगाया जाए, हमारे ऊपर कोई मुकदमा न लगाया जाए और जो वादी पक्ष है वो अपना मुकदमा वापस ले ले, यानी बिना किसी कोर्ट ट्रायल के मुझे माफ़ कर दिया जाए और मैं एक इज्जतदार ज़िंदगी जीता रहूं, कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़ूं, क्योंकि 6 साल से लगातार मैं कोर्ट के चक्कर लगा रहा हूं, यानी चित्त भी इसकी पट्ट भी उसकी। अब ये ट्रायल अगर नहीं हुआ, राष्ट्रपति ने कह दिया कि ट्रायल नहीं होगा, तो फिर मतलब बड़ा साफ है कि बिना ट्रायल के तो कोई सजा होनी नहीं है और नेतन्याहू की कुर्सी बच जाएगी। लेकिन ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है दोस्तों। नेतन्याहू के खिलाफ जो अपोजिशन है वो धड़ल्ले से उतर गया। उसने कहा कि अगर इसाक हरजोग ने नेतन्याहू को माफ़ कर दिया तो आने वाले टाइम में ये इजराइल के डेमोक्रेसी के लिए, इजराइल के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा होगी और आने वाले टाइम में जो भी प्रधानमंत्री होगा वो देश को लूटेगा, खसोटेगा और अपना ही राष्ट्रपति बैठा के अपने हिसाब से संविधान बना के अपने आप को बाइज्जत बरी करवा लेगा। ये बात साफ तौर पे बोल दी गई है। अब ये बात जब बोली गई है तो अब कहीं ना कहीं इसाक हरजोग के ऊपर प्रेशर हुई है, लेकिन अब देखना होगा कि वो अपने लोगों की बात सुनते हैं, अपनी आवाम की बात सुनते हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से डर जाते, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे कहा था कि अगर इसाक हरजोग ने बात नहीं मानी तो उसके नुकसान भी भुगतने पड़ेंगे। तो इस समय सिचुएशन बड़ी टफ है इजराइल की। अगर इधर जाए तो ट्रंप की नाराजगी, इधर जाए तो लोकतंत्र खतरे में। अब देखना होगा कि इसाक हरजोग क्या करते हैं। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें दोस्तों चल ही रही हैं। इधर अब आपको एक ऐसी खबर बताऊंगा जो अभी मैंने आपको कहा था शुरुआत में कि मुस्लिमों को जानना बेहद ज़रूरी है। चूँकि भारत में बहुत सारे मुसलमान हैं, कहना सही होगा या नहीं होगा वो नहीं जानता, लेकिन आपसे मैं बड़ा दिल से खबर सुनाता हूँ। प्रोफेशनली पत्रकारिता इस चैनल पर मैं करता भी नहीं हूँ, उसको करने के लिए प्रखर टू क्राइम मेरा एक चैनल है, आप सबके आशीर्वाद से 2.5-3 लाख फॉलोअर है, उस पर करता हूँ। इस पे आप लोगों से दिल से बात करता हूँ, तभी 18 मिनट 20 मिनट तक वीडियो भी खींच देता हूँ, क्योंकि बात जब दिल से निकलती तो उसमें समय नहीं देखा जाता और आप लोग भी मुझे दिल से ही सुनते हैं। इस वजह से आप जानिए कि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। अगर कोई मुसलमान गलत है तो भी उसके डिफेंस में उतर जाते हैं और उनको ये लगता है कि मोदी, योगी या फिर बीजेपी, आरएसएस वाले ही बदनाम कर रहे हैं, बाकी पूरे देश के जो मुसलमान हैं उनसे गलती नहीं हो सकती। ये तमाम चीज़ें वो बोलते हैं और बोलने के बाद दाल रोटी खा के सो जाते हैं। लेकिन आज उनको एक हकीकत बता रहा हूँ और ये हकीकत बताना जरूरी है। गलती हर इंसान से, हर धर्म के, हर मजहब के व्यक्ति से हो सकती है, यहाँ तक कि एक पूरे देश से भी हो सकती है। नहीं यकीन है तो अब आप खबर सुनिए। रिपोर्ट आपके सामने है कि आज एक जहाज बेन गुरियन एयरपोर्ट पे उतरी। इस जहाज का नाम भी आपको बता दे रहा हूँ, ये कार्गो प्लेन था। इसका जो नंबर था 124 था। इस कार्गो प्लेन से कुछ सामान उतरे हैं। क्या उतरे वो आप जान लीजिए। इसमें मिलिट्री के लिए ट्रक उतारे गए, इजराइल की मिलिट्री के लिए ट्रक उतारे गए और साथ ही खतरनाक हथियार बनाए गए हैं। इसमें खतरनाक हथियार उतारे गए हैं बेन गुरियन एयरपोर्ट पे। और ये जो कार्गो प्लेन आया है ये अमेरिका से आया। आने के बाद ये दुबई यानी यूएई में कुछ दिन तक खड़ा रहा। वहाँ पे भी कुछ सामानों को लोड किया गया और लोड करने के बाद ये इजराइल को हैंडओवर किया गया। एक्सपर्ट ये दावा कर रहे हैं कि जो हथियार दिए गए हैं वो हथियार कहीं और नहीं, दुबई में बने हैं। यानी दुबई में बनाया गया हथियार बाकायदा इजराइल को दिया गया है कि जाओ को फिलिस्तीन को तबाह और बर्बाद कर दो। अब आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूंगा कि दुबई क्या हिंदू मुल्क है? क्या दुबई में कोई बीजेपी या आरएसएस का है? क्या दुबई में कोई योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री है? नहीं, वहां पे भी लोग नमाज पढ़ते हैं, वहां पे भी लोग अल्लाह को ही मानते हैं। यही दुबई है जो सूडान को तबाह बर्बाद कर रहा, 3 साल से गृह युद्ध कर रहा, लेकिन इसके बारे में कोई बातचीत नहीं करना चाहता। एक काम कीजिए, आप पहले प्लेन का वीडियो भी देख लें।
खैर, इधर ये तमाम चीजें चल ही रही दोस्तों। इधर बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही फिलिस्तीन के हवाले से कि फिलिस्तीन के अंदर आज इजराइल ने बड़ा हमला करके 4 लोगों को मारा है। इजराइल की आर्मी का कहना है कि ये चारों लोग टनल के रास्ते निकल रहे थे और जैसे ही इनको इजराइल की आर्मी ने देखा फौरन हमला किया और इन चारों को ही मार दिया। इधर 4 लोगों को मारने के बाद फिलिस्तीन की तरफ से भी एक वीडियो निकल के सामने आया है। इस वीडियो में अजीबो गरीब चीज़ देखने को मिली कि इजराइल की गाड़ी को फिलिस्तीन के लोगों ने पावर बैंक बना दिया। अब बड़ा सवाल ये है कि हर जंग तो इजराइल ही जीत रहा है, तो फिर इजराइल अपनी गाड़ी छोड़ के भागा क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे किसी ने हमला किया और इनकी गाड़ी को उड़ा दिया या फिर इनके सैनिकों को मार के भगा दिया और गाड़ी वहाँ पे खड़ी करके छोड़ के भाग गए आईडीएफ के जवान। बहरहाल सबूत और सर्कमटेंशियल एविडेंस तो यही कह रहे हैं कि जिस हिसाब से यहाँ पे सिचुएशन है, यही चीज़ हुई है कि इजराइल की आर्मी यहाँ से दुम दबा के भागी है। इसके बाद फिलिस्तीनियों ने इस गाड़ी पे कब्जा किया है और आज इस गाड़ी को पावर बैंक बना दिया गया। आप पहले गाड़ी का वीडियो डिटेल में देख लीजिए। أتواجد هنا في مدينة غزة تحديدا في منطقة تل الهوى. أقف أمام هذه الآلية العسكرية التي حولها هذا الشاب الفلسطيني من غزة من أداة للموت إلى مصدر للحياة بعد إعدادها كنقطة لشحن الهواتف النقالة في غزة. هذا هو الشباب الغزي الفلسطيني الذي يحول دائما مصادر الموت إلى حياة. محمود العوضية، مدينة غزة. खैर, इधर ये तमाम चीज़ें दोस्तों इजराइल में चल ही रही हैं। इधर बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई कि बांग्लादेश ने भारत से ऑफिशियली डिमांड की है कि शेख हसीना को हैंडओवर कर दी जाए। चूँकि चाहे आईटीसी हो, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल क्रिमिनल कोर्ट, चाहे बांग्लादेश की लोकल अदालत हो, इन दोनों ही जगहों पे शेख हसीना को एक तरह से दोषी करार दिया गया और दोनों ही कोर्ट में कहीं उम्र कैद, कहीं फांसी और कहीं 21 साल की सज़ा सुना दी गई है। तो वैसे हाल में बांग्लादेश की सरकार ने भारत से कहा है कि शेख हसीना हमारे देश की मुलजिम है, इनको आप हमारे हवाले कर दें, हम इनको सज़ा दे के एज ए मुजरिम ट्रीट करेंगे। लेकिन भारत सरकार ने देने से इनकार कर दिया। तो क्या भारत सरकार ने सही किया या गलत किया, अब आपको इसमें मैं डिप्लोमेटिक चीज़ें समझा देता हूँ। देखिए, कोई आपके देश का क्रिमिनल है, इससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कैसे, अब आप समझिए। हमारे देश से बहुत सारे लोग घोटाला करके भाग जाते हैं, जैसे नीरव मोदी भाग गया, इधर किंगफिशर वाला वो भाग गया जिसके बारे में आप जानते ही होंगे, विजय माल्या, वो भी भाग गया। कई सारे ऐसे और लोग हैं जो देश से गद्दारी करके लूट के भाग जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उस देश की सरकार से कहेंगे कि हमारे हवाले कर दो तो वो सरकार हमारे हवाले कर देगी। दाऊद इब्राहिम भी कहीं ना कहीं छुपा होगा, कहीं पाकिस्तान में, कहीं दुबई में, कहीं और बैठा होगा। क्या हम पाकिस्तान या दुबई से कहेंगे तो हमारे हवाले कर देगा? नहीं करेगा। सेम इसी तरीके से हम भी नहीं कर सकते। चूँकि अगर आपको इस आदमी को लेके जाना है या फिर इस शख्स को लेके जाना है हमारे देश से या फिर किसी भी देश से, तो नियम ये है कि उस देश की सरकार का एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आएगा, हमारे देश की कोर्ट में मुकदमा करेगा, मुकदमे में अपना पक्ष समझाएगा। और जो शख्स यहाँ पे शरण लेके बैठा, जैसे शेख हसीना यहाँ पे शरण लेके बैठी हैं, तो शेख हसीना भी अपना पक्ष रखेंगे कि मुझे नहीं क्यों जाने देना चाहिए, और इधर ये पक्ष बताएगा कि मुझे इनको लेके जाना है तो क्यों लेके जाना है। जो शख्स उस मुकदमे को जीतेगा, फैसला उसी के हक में होगा। अगर कोर्ट कह देगी कि लेके जाना है तो लेके जा सकते हैं, कोर्ट नहीं कहेगी तो फिर नहीं लेके जा सकते। सरकार की जिम्मेवारी है फिर उसकी हिफाजत करना, भले ही जंग क्यों ना शुरू हो जाए। तो ऐसे हाल में अगर शेख हसीना को लेके जाना है तो बांग्लादेश की सरकार को आके यहाँ के हाई कोर्ट, यहाँ के लोअर कोर्ट, यहाँ के सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा करना होगा। अगर ये मुकदमा वो जीत जाते हैं तो फिर ले जाने की परमिशन है, अदरवाइज नहीं। खासकर ऐसे माहौल में जब वो किसी देश की पूर्व प्राइम मिनिस्टर है, तो ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें दोस्तों चल ही रही हैं। इधर आज आपको बीजेपी और आरएसएस की 2 हकीकत भी बता देता हूँ और इस वीडियो को आप भक्तों से भी शेयर कर देना। पहली हकीकत, आपको स्क्रीन पे एक वीडियो दिख रहा होगा, एक शख्स बकायदा गिर गया है। पहले आप वीडियो ही देख लें। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप सदा याद रखना कि आप इतिहास के पाठ में दर्ज हुए हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः हमारे आयोजकों को, मनसुख भाई को, उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ में आप सब लोगों को इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय गुजरात, जय सरदार। दोस्तों, आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को जय नाद के साथ अभिवादित करेंगे। भारत माता की।
इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि एक आदमी बाकायदा गिर गया, किसी बढ़िया जगह के पूरा व्यू है। जांच पड़ताल में पता चली है कि बीजेपी के जो केमिकल और फर्टिलाइज मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा साहब, ये उनके कार्यक्रम का एक वीडियो है। जेपी नड्डा साहब माइक लेके बयान दे रहे थे, स्पीच दे रहे थे। इसी दौरान ये सिक्योरिटी गार्ड थे बेचारे, इनकी तबीयत खराब हुई, चक्कर आया, गस खा के ये गिर गए। लेकिन ताजुब की बात आप सुनिए कि जेपी नड्डा साहब ने ना तो माइक रखा, ना ही वो देखने आए सबका साथ सबका विकास, सब कुछ साथ में होगा, गरीबों की आवाज़ सुनी जाएगी। लेकिन ताजुब की बात यह है कि सिक्योरिटी गार्ड बेचारा वहीं ज़मीन पे गिर गया और माननीय बीजेपी के मंत्री साहब चूं तक नहीं करते, इतना भी सहानुभूति, इतनी भी सिंपैथी नहीं दिखाते कि भाग के आ जाते, बाबू ठीक हो, तुम तो मेरी सिक्योरिटी में खड़े थे। नहीं, बयान चलता रहा, स्पीच चलता रहा, मरता है तो साला मर जाए। खैर, ये तो बीजेपी की हकीकत है। अब आपको आरएसएस का भी एक वीडियो दिखा देता हूँ। दिल्ली में एक मंदिर है और इस मंदिर का ही वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। आप पहले वीडियो देख लें, फिर इसके बारे में बताता हूँ। सभी को जय श्री राम। ये हिंदू टेम्पल है आपका अपना झंडे वालान मंदिर में, और ये आरएसएस की बिल्डिंग है यहाँ पर अपना झंडे वालान मंदिर में। ये मंदिर का इतिहास 1400 साल पुराना है। सन 1947 से हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे मंदिर की सेवा कर रहे हैं। सभी श्रद्धालु सेवादारों को दिखाइए, सभी श्रद्धालु सेवादार यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि किसी तरीके से कि आरएसएस कार्रवाई रुके। सिर्फ और सिर्फ आरएसएस को पार्किंग चाहिए, सिर्फ पार्किंग के चक्कर में इस मंदिर को तोड़ा जाता है। क्या सही है? 1400 साल पुराना मंदिर सिर्फ पार्किंग के लिए तोड़ा जा रहा है। श्री राम मंदिर बना था अयोध्या में, पूरे हिंदुस्तान ने देखा था। मोदी जी की, योगी जी की फोटो हर जगह आई थी, और आज मंदिर टूट रहा है। कहाँ है इनकी फोटो? कृपया करके इस वीडियो को फैलाइए और ताकि ये वीडियो मोदी जी तक और योगी जी तक जरूर पहुंचे। ये वीडियो एक झंडे वाला मंदिर का है और इस मंदिर की खासियत यह है कि गलती से 1400 साल पुराना है, लेकिन इसके बावजूद ये आरएसएस के हेडक्वार्टर के सामने आ गया और अब आरएसएस के लोगों के लिए पार्किंग बनाई जानी है। तो उस पार्किंग के लिए इस 1400 साल पुराने मंदिर को तोड़ा जा रहा है, ऐसा दावा इस वीडियो में किया गया है। अब बड़ा सवाल ये है, अगर ये वीडियो सही है तो क्या आरएसएस को ये अधिकार है कि वो हमारे 1400 साल पुराने मंदिर को तोड़ दे? क्या ये अधिकार है? लेकिन ताजुब की बात आप देखिए कि हमारे देश की गोदी मीडिया ये बात आपको नहीं बताएगी। ये बात आपको नहीं बताएगी कि आरएसएस भी मंदिर तोड़ रहा है 1400 साल पुराना। अगर गलती से किसी मुसलमान का एक कंकड़ भी मंदिर पे लग गया होता तो अब तक पूरा देश बारूद के ढेर पे होता। लेकिन सैया भय कोतवाल तो काहे का डर। खैर, मुझे लगा कि इस वीडियो को आप तक पहुंचा दिया जाए। अब आपका फर्ज बनता है कि 5-6 भक्तों तक भी आप इस वीडियो को शेयर कर दें। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।